चलो तो मिशन 45 डेज का अगला पढ़ाओ, है ना। चैप्टर है चैप्टर 9 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो आखिर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखा जाएगा और इसे बहुत ही जल्दी से जल्दी कोशिश किया जाए कि रिवीजन जितना जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, पहली बात कि सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहले लाइट क्या होता है। तो लाइट क्या होता है, लाइट एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जिसके कारण हम लोग आसपास का कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ठीक है ना, है ना। या तो फिर लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि देखने में हेल्प करता है। आसपास का जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग देख पा रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, लाइट है। अगर लाइट नहीं होता तो आसपास का कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग को दिखाई नहीं देता। इवन हम लोग बुक भी पढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन क्या हो गया आपका, लाइट है, ठीक है ना। अब देखिए इसी लाइट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है कि जब जिस तरह से एक गेंद अगर हाथ में ले लो, एक दीवार पर फेंकोगे तो क्या होगा, गेंद दोबारा वापस लौट के तुम्हारे हाथ में आएगा। इन द सेम वे जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो टकराने के बाद वापस लौट जाता है। इसी फिनोमेनन को क्या कहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। when light falls on any object, when light falls on any object and it is bounced back, this phenomenon is known as the reflection of light। इसी phenomenon क्या बोला जाता है, reflection of light बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब reflection of light होता है, जैसे कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, एंड 3 इंटू 10 बार कितना लिखा जाता है बोलिएगा, 8 लिखा जाता है ना। चलिए जैसे देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब होता है तो क्या एक, जैसे कि अगर बात किया जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिखा जाता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, होता है कि नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। यानी कि इतना स्पीड होता है लाइट ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। जब रिफ्लेक्शन होता है तो देखो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इसे टकराया तो टकराने के समय इसका स्पीड कितना रहेगा, और टकराने के बाद भी स्पीड कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। मतलब जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो लाइट का स्पीड चेंज नहीं होता है। लेकिन ये रिफ्रैक्शन जो है उसमें क्या हो जाता है, जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के पास आता है, किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के पास आ गया, ठीक है ना, तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है इस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा, जैसे कि शीशा हो गया, ठीक है ना। तो लाइट का स्पीड हवा में कितना था बताइएगा, 3 इंटू 10⁸ था। अब ये जब लाइट ग्लास में जाएगा या तो कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उसके अंदर जाएगा तो इसका स्पीड घट सकता है या तो फिर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, समझ रहे हो ना। और इस तरह के फिनोमेनन को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या हो गया कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट बेंड्स बैक, इट बेंड्स, क्या हो जाता है, वो मुड़ जाता है। ऐसी फिनोमेनन क्या बोला जाता है बोलिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है, ठीक है ना। टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल का डिस्कशन अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़ा देर के बाद लाएंगे, ठीक है। चलिए मतलब जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो जैसे हवा में था, कोई ऑब्जेक्ट से टकराया तब बाहर, फिर कहां चला गया, हवा में रह जाएगा नहीं। लेकिन जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है तो एक मीडियम जैसे हवा है, हवा से लाइट कहां चला गया, पानी में चला गया, ग्लास में चला गया, तो मीडियम का चेंज हो जाता है। दोनों अंदर बुझा रहा है ना। इसमें दो मीडियम अलग अलग तरह का होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा और टकराने के बाद जहां पे पहले लाइट था वहीं पे चला जाएगा, समझेंगे नहीं समझे, कोई दिक्कत। लेकिन इसमें क्या होता है, मीडियम बदल जाता है ना। जैसे कि वाटर से चला गया केरोसिन ऑयल में, केरोसिन ऑयल से किसी और चीज में जा सकता है। तो इस तरह का फिनोमेनन जहां भी हो रहा है तो हम लोग क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का यूज करेंगे। रिफ्लेक्शन होता है तो ना लाइट का स्पीड चेंज नहीं होता है, लेकिन जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट का स्पीड चेंज कर जाता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिएगा, तो अब इसी के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखो अगर बात दिया लाइन बाय लाइन एक एक बातों को डिस्कस कर लिया जाए, तो पढ़ाया गया एक बार, फिर से एक बार देख लिया जाए लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो देखो वी सी ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस, समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है कि नहीं। चलिए हाउएवर वी आर अनएबल टू सी एनीथिंग इन डार्क रूम, समझाने वाली बात फिर से नहीं आई। डार्क रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखा देता है, क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, लाइट नहीं है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हो रहा है, इसी कारण हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जब लाइट जलता है तो क्यों देख पाते हैं आसपास का ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन अराइज होता है
कि जब लाइट जलता है क्यों देख पाते हैं, जैसे देखो मरकरी है, टॉर्च है, जो कुछ भी है, उससे लाइट निकलने के बाद सबसे पहले फॉल करता है किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट से फॉल करने के बाद वो टकरा करके फिर से तुम्हारी आंखों तक आता है, ठीक है। अब आंखों तक आता है, इसी कारण हम लोग देख पाते हैं। यानी कि वाई डू वी सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, रीजन क्या हो गया, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते, कोई दिक्कत। चलिए, ऑन लाइटिंग ऑफ द रूम एंड थिंग्स बिगिंस विजिबल, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, अभी थोड़ी देर पहले बताए, लाइट। कौन कारण क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, है ना। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प्स टू सी द ऑब्जेक्ट्स, सही है ना। See the object, an object reflect light that falls on it. This reflected light when received by our eyes enables us to see things. थोड़ी देर पहले बताया थे, सनलाइट का लाइट फॉल करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, फॉल करने के बाद क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होकर फिर से हमारी आंखों तक आता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, देख पाते हैं। अगर नहीं विश्वास है तो तुम क्या करो कि अपने आंख के सामने अपना हाथ रख लो या तो बुक रख लो, तो आगे वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। कारण क्या हो गया, क्योंकि जो टकरा करके लाइट तुम्हारे आंखों तक आना चाहिए था, आपने क्या किया, उसको रोक लिया, आ नहीं रहा आपकी आंखों तक, पहुंच ही नहीं पा रहा था, इसलिए आप ऑब्जेक्ट नहीं देख पाओगे आगे वाला, कोई दिक्कत। चलिए, है ना। when received by our to see things, we are able to see through a transparent medium as light transmitted through it. ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे चश्मा हो गया, है ना, जो बच्चा चश्मा यूज करता है उसके बारे में बात किया जाएगा, तो चश्मा से इधर भी देख सकता है और हम लोग उसको आंख को भी देख सकते हैं, नहीं चश्मा के अंदर तो आंख तो दिख ही जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जो है वो आर पार हो जाता है, इधर से उधर पार कर जाता है, इसलिए दोनों तरह का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, इधर वाला भी उधर वाला दिखाई देगा, तो दिक्कत सर होना। लेकिन ये अगर ऑपेक सब्सटेंस होता तो किसी एक साइड दिखाई देगा, जिधर आप खड़ा हो उस साइड दिखाई देगा, लेकिन दूसरा साइड दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि उधर का जो लाइट आना चाहिए तो वो आपके पास आंखों तक नहीं आ पा रहा है, ठीक है, अदर साइड वाला, समझे ना। चलिए, enables us to think, and there are a number of medium, है ना, there are a number of common wonderful phenomenon associated with the light such as image formation by the mirror. अब हम लोग डेली खड़ा होते हैं बाल झाड़ने के लिए, है ना, ऐनक के सामने, तो सोचते हो कभी कि आखिर इमेज कैसे बनता है, हमारे एक डुप्लीकेट दूसरा मिरर के अंदर दिखा देने लगता है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो ये सारा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हाँ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार क्यों ट्विंकल करता है इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसका रीजन होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, का कारण हो गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखा जाएगा थोड़ा सा आगे, ठीक है ना। द ब्यूटीफुल कलर ऑफ द रेनबो, रेनबो का फॉर्मेशन भी पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। चलिए, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए, ए स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम. By observing the common optical phenomenon around us, we may conclude that the light seems to travel in a straight line. हाँ, properties of light अगर बात किया जाए, what are the properties of light? तो point number 1 दिमाग में रखना है कि light always travels in a straight line. Light always travels in a straight line. This property is also known as the rectilinear propagation of light. इस property को क्या बोला जाता है? rectilinear propagation of light बोला जाता है। नहीं, अब इसी के कारण है ना, लाइट जो है वो हमेशा कैसे ट्रेवल करता है बोलिएगा, स्ट्रेट ट्रेवल करता है ना, इसी कारण शैडो का भी फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्मेशन होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑपेक सब्सटेंस, जैसे माउंटेन है, क्या है, माउंटेन है ना, इधर लाइट है मान लिया जाए, ठीक है, तो लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करता है बोलिएगा, सनलाइट अगर मान ला स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो देखो ये लाइट आया, इसके ऊपर फॉल किया, इसके ऊपर फॉल किया, यहां पे आया, यहां पर आया, ठीक है। अब सोच के देखो कि ये द्वारा लाइट जो है यहां नहीं जा सकता है, जब भी चलेगा चलेगा सीधा। अगर मान ले अपना चालाकी दिखाता था, क्या करता, घूम मिलकर के इधर चले आता, इधर भी लाइट आ जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है कि बिकॉज इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें आया बेचारा, टकरा के लौट जाएगा, उसको पसंद है, लेकिन घूम मिल करके नहीं जाएगा, इधर उधर घूमेगा नहीं, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाएगा, इधर में तो लाइट है लेकिन इधर में लाइट का क्या हो गया, कमी हो गया, अदर साइड में लाइट का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, यानी कि इधर लाइट है ही नहीं है, तो एक डार्क रीजन बनेगा, इसी का क्या कहलाता है, वो शैडो कहलाता है, समझा ना। तो शैडो का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों होता है, वाई बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जब लाइट किसी ऑपेक सब्सटेंस है ना, जब लाइट के पाथ में कोई ऑपेक सब्सटेंस आ जाता है तो लाइट को क्रॉस नहीं करने देता, उसको रोक के रख लेता है, इसलिए अदर साइड में लाइट का क्या हो जाता है, कमी, और लाइट के कमी होने के कारण ही उसका क्या बनेगा, वहां पे शैडो बन जाएगा और डार्क पैच बन जाएगा, ठीक है कि नहीं,
कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़िएगा, है ना। टू एक्सप्लोर देम बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमेना अराउंड अस वी मे कंक्लूड दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसे कि अभी हमने बताया फॉर्मेशन ऑफ शैडो एक फॉर्म है ना, एक हो गया ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, है ना। चलिए एक और प्रॉपर्टी होता है लाइट का, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच इज नॉन एज द फोटोन। लाइट कैसे बना होता है? फोटोन से बना होता है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट किस तरह का वेव होता है बोलिएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? तो ये सब चीजें याद रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट फिर से एक बार मेरे साथ साथ बोल दीजिएगा। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन विच इज ऑल्सो नॉन एज दी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। उसके पॉइंट नंबर 2 बोलो, है ना। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल विच इज नॉन एज दी फोटोन। उसके बाद लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझा ना? कोई दिक्कत? समझ गए? चलिए और आगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, चलिए ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए उसके बाद क्या बोला है? बाय ऑब्जर्विंग, है ना, द फैक्ट दैट ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट ए शार्प शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट पॉइंट्स टू दिस स्ट्रेट पाथ ऑफ द लाइट इज वेली इंडिकेटेड बाय द रे ऑफ द लाइट। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि लेजर लाइट है, तो लेजर लाइट से जब लाइट निकलता है उसको हम लोग क्या करते हैं? एक रे से दिखाते हैं। किस तरह दिखाएंगे? एक रे से दिखाएंगे कि यहां से एक लाइट निकल रहा है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़िएगा। देखो ये क्या कह रहा है? डू मोर टू नो में क्या लिखा गया है? इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, लाइट हैज ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या बोल रहा है कि अगर मान लिया जाए कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, अगर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा हो जाता है, ऑब्जेक्ट का साइज कैसा हो जाए? जैसे कि डस्ट पार्टिकल वगैरह हो गया, ठीक है ना। लाइट हैज ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन। वहां पे क्या करेगा? वो बेंड कर जाएगा, बल्कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ठीक है। एन इफेक्ट नॉन एज दी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिएगा? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया? कि जब मान लिया जाए कि कोई बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है, लाइट जब इस पर आता है तो क्या कर जाता है? अपना रास्ता से मुड़ जाता है। इस मुड़ता इसी फिनोमेनन को क्या बोला जाता है बोलिएगा? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है ना। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ द ऑप्टिक्स यूजिंग रे फेल्स। अब यहां पे जैसे कि हम लोग जितना भी चीजें पढ़ेंगे वो इन द रे, जब भी रे को दिखाना रहेगा या तो लाइट को दिखाना है तो इस तरह से रे से दिखाते हैं। यहां पे ये सब चीजें क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना क्लास 12th में, ठीक है ना। कोई दिक्कत? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस तरह से बहुत सारा एक्सपेरिमेंट पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए, है ना, यूजिंग रे, है ना, टू एक्सप्लेन द फिनोमिनन सच एज डिफ्रैक्शन लाइट इज थॉट एज ए वेव। जैसे कि हमने बताया लाइट दोनों नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर का भी होता है और वेव नेचर का भी होता है। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो यह मान के चलेंगे कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, नॉट द वेव। हम लोग का डिस्कशन क्या पर है? लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, इसीलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? वेव के बारे में डिस्कशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है, ऐसा क्यों फेल कर गया? क्योंकि लाइट इज मेड अप ऑफ वेव नहीं, लेकिन हमारा चैप्टर क्या चीज डिस्कशन करेगा? लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। कोई दिक्कत? चलिए, है ना, which fails a study of in higher classes, है ना, the details of which you will study in the higher classes। 12th में पढ़ना ज्यादा देर की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, again at the beginning of the 20th century it became known that the wave theory of the light often becomes inadequate for the treatment of the interaction of light with the matter, interaction of light with the matter। जैसे टकराता है तो कैसे बाहर रहता है, वेव वाला जो थ्योरी है वो क्या कर जाएगा? फेल कर जाता है, ठीक है। And the light often behaves somewhat like a stream of particle। लाइट किस तरह से बिहेव करता है बोलिएगा? स्ट्रीम ऑफ, तो दोनों नेचर को शो करता है, ठीक है ना। चलिए, दिस confusion about the true nature of the light continued for some years till a modern quantum theory of light emerged in which the light is neither a wave nor a particle। क्वांटम थ्योरी में यह बोला गया कि लाइट इज नाइदर ए वेव नॉर ए पार्टिकल, ठीक है ना। द न्यू थ्योरी, है ना, द न्यू थ्योरी reconciles the particle properties light with the wave nature, ठीक है ना।
मतलब कि ओवरऑल बात यह होता है कि लाइट दोनों नेचर का शो करता है, ड्यूअल नेचर का होता है, ठीक है ना, वेव नेचर का भी होता है और पार्टिकल नेचर का भी होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िएगा, है ना। इन दिस चैप्टर बी सेल स्टडी द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों के बारे में पढ़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट, हम लोग ये समझ के चलेंगे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत है ना। दीज बेसिक कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिनन इन नेचर, जैसे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, अपेरेंट पोजीशन ऑफ अ स्टार हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार हो गया, रेनबो का फॉर्मेशन हो गया, या तो आंख से के अंदर इमेज कैसे बनता है, ये सब चीजों को हम लोग पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, the optical phenomena in nature, we shall try to understand this, है ना, in this chapter the reflection of light by the spherical mirror, reflection of light and their, है ना, real life situation। मतलब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल मिरर, क्या चीज के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहां से टॉपिक आपका चालू होता है, ये तो इंट्रोडक्शन था, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ क्या होता है, लाइट, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से फॉल करके वापस आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या चीज बोलिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, हाँ, उस साइन आई बराबर साइन आर कर रहा है, ज्यादा पढ़ लिया है, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, सबके सब एक ही पॉइंट पर होगा, अलग थलग नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है ना, ये कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिएगा, ये हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, जो बहुत ज्यादा पॉलिश सरफेस है, जैसे मिरर के बारे में बात किया था, मिरर कैसे बनता है जानता होगा आप, तुम जानते होगा आप लोग, मिरर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मिरर जो बनता है वो कैसे बनता है, एक तरह से समझ जाओ कि ग्लास होता है, क्या होता है, ग्लास होता है। तो ये ग्लास एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है ना, इसके किसी एक तरफ से हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर का कोटिंग चढ़ा देते हैं, क्या चढ़ाया गया बोलिएगा, सिल्वर का एक पतला कोटिंग चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है, सिल्वर का कोटिंग चढ़ाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट लगा देते हैं, ठीक है ना। तो पेंट क्यों लगाते हैं कि अगर मान लिया जाए सिल्वर का कोटिंग के ऊपर पेंट नहीं चढ़ाओगे तो खराब कौन हो जाएगा, सिल्वर खराब होगा। अब मेन इसका योगदान किसका है, सिल्वर का ही है, क्योंकि सिल्वर बहुत ज्यादा चमकीला होता है, चमकीला होने के कारण लाइट जब इसके ऊपर फॉल करता है क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, बैक रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, समझा ना। तो इस तरह से मिरर, किसी भी तरह का मिरर, चाहे तो वह स्फेरिकल हो चाहे तो जो भी मिरर हो, सब ऐसा ही बनता है, ठीक है ना। एक छोटा सा कांच का टुकड़ा लिया जाएगा, ग्लास का टुकड़ा लिया जाएगा, एक तरफ से क्या किया जाएगा, सिल्वर का कोटिंग चढ़ाया जाता है, उसके बाद पेंट चढ़ा दिया जाता है, अपने आप क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, है ना, you are already familiar with the laws of reflection of light, ठीक है। Let us recall these laws। तो सबसे पहला देखिए, the angle of incidence equal to angle of reflection, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, ठीक है ना, कि angle of incidence equal to क्या होता है, angle of reflection, incidence ये सब जानता है ना। ये देखिएगा, अगर बात किया जाए थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लिया जाए, ये देखो, अगर मान लीजिए कोई अब सरफेस है, ठीक है ना, ये लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पर आया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे बोला जाता है, समझ रहे हो ना। उसके बाद देखिएगा, ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल किया, फॉल करने के बाद क्या होता है, ये वापस जाता है, इसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है, ठीक है ना। और देखो, जिस पॉइंट पे लाइट फॉल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आना, इसको क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, कोड आउट, है ना। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉप किया जाता है, परपेंडिकुलर लाइन, जो कि परपेंडिकुलर है ना, एक परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के साथ एट द पॉइंट एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एक ऐसा लाइन है जो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिएगा नॉर्मल, क्या बोला जाता है, बोलिए नॉर्मल। और देखिए नॉर्मल और एंगल ऑफ, इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिखा जाता है कैसे, आई से। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लिखा जाता है
आर से। तो पॉइंट नंबर 1 यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आई इक्वल टू क्या होगा, आर होगा। कोई दिक्कत है? और देखो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब क्या हो गया, जैसे देखो मेरा ये हाथ अगर एक प्लेन मान लिया जाए, सपोज दैट दिस इज ए प्लेन, तो सारा का सारा रे ऑफ लाइट जो होगा मेरे हाथ के किसी एक पॉइंट पर होगा। ऐसा नहीं सकता कि इंसिडेंट रे थोड़ा सा ऊपर ही रह गया, थोड़ा सा कोई नीचे चला गया, ऐसा नहीं होगा। सबके सब एक ही सरफेस और एक ही पॉइंट पर होगा। बात समझ आया ना? कोई दिक्कत? चलिए, है ना। दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस। ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो हर एक तरह के सरफेस के लिए वैलिड है, चाहे तो गोल हो, चाहे तो जैसा भी हो, शेप डजंट मैटर, ठीक है ना। दिस लॉ इज ऑलवेज वैलिड। कोई दिक्कत? चलिए, यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर। तब देखो फेमिलियर तो हो, लेकिन कैसे, अगर मान ले जाए कि पूछ देता है कि, है ना, कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर बनाओ उसका रे डायग्राम, तो कैसे बनाया जाएगा? तो देखिए कैसे बनाया जाएगा, जो देखिएगा। इसके लिए क्या करो, सपोज कर लो कि आप इस तरह से देखो, देखो मान ले जाए कि हम सबसे पहली बात पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया जाए। किसके बारे में बात किया जाए? ना फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बाय द प्लेन मिरर। तो कैसे बनता है? इसके लिए क्या करो, सपोज कर लो कि ये मिरर है। बोलिए क्या चीज है? मिरर है, प्लेन मिरर है। चलिए ये सपोज कर लीजिए क्या चाहिए, बोलिएगा प्लेन मिरर है। कोड आउट, है ना। चलो यहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि कोई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, मच्छर जैसे हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलिए अब यहां से क्या कीजिएगा, दो तरह के रे ऑफ लाइट लिया जाए, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट लिया जाए जो इस पे परपेंडिकुलरली फॉल करता है, कितना डिग्री, बोलिएगा परपेंडिकुलरली। तो जब लाइट जैसे सपोज कर लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट फॉल करेगा परपेंडिकुलरली, कैसे आया, परपेंडिकुलरली, तो हमको ये आप बताइएगा कि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। अब दोनों सेम है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। यानी कि जब परपेंडिकुलरली फॉल करेगा तो आई इक्वल टू कितना होता है, 0। तो आर भी कितना होगा, बोलिएगा 0, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब लाइट फॉल करता है परपेंडिकुलरली तो उसी रास्ते से क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। ये बात समझ में आया ना। तो देखो यहां से एक ऐसा रे ऑफ लाइट लिया गया है जो कैसे गया, नॉर्मली गया। तो नॉर्मली गया तो क्या होगा, ये क्या करने का बताइएगा, टकराने के बाद फिर से वापस लौट जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक और रे ऑफ लाइट लीजिए जो थोड़ा स्लाइंट हो जाए, ठीक है ना। तो ये देखो इस तरह से एक रे ऑफ लाइट लिया जाए, ठीक है ना, है ना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है ना। अब ये रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो कैसा बनेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आई इक्वल टू क्या होता है, आर। इसके लिए क्या करोगे, यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉप किया जाए, ठीक है ना। यानी कि अगर ये 30 डिग्री था तो ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल टू क्या लिखोगे, आर। तो यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो किया, ठीक है। अब चलिए देखिए, जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है उस पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होता है, या तो फिर ऐसा लगता है कि किसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, उस पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये एक रिफ्लेक्टेड लाइट है, आप सपोज कर लो इसका नाम ले देते हैं ए बी। एक रिफ्लेक्टेड लाइट है। दूसरा का रिफ्लेक्टेड लाइट कौन सा है, ये वाला ऊपर वाला, इसका नाम दे दो सी डी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट है, क्या दोनों आपस में आगे जाके कहीं मीट करेगा, नहीं करेगा। लेकिन हाँ जब आगे से आप देखोगे तो लगेगा कि कोई ऐसा पॉइंट से पीछे से आ रहा होगा, ऐसा महसूस होगा कि रिफ्लेक्ट बैक हो क्या हो रहा है, किसी एक कॉमन पॉइंट से आ रहा होगा। इसे समझने के लिए क्या करोगे, आप इसे भी पीछे की ओर क्या करो, बढ़ा दो, और इसे भी क्या करो, पीछे की ओर बढ़ा दो। तो यानी कि ऑब्जेक्ट ओ था तो इसका क्या बन जाएगा यहाँ पे इमेज, ओडेस, क्या बन जाएगा, ओडेस का फॉर्मेशन होगा। यानी कि प्लेन मिरर में डेली जो आप लोग खड़ा होते हैं मिरर के सामने, तो इसी तरह से इमेज बनता है, ठीक है। ये तो क्या पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए था, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट के लिए बात किया जा रहा था। अब मान लिया कोई इंसान खड़ा हो गया, तो इंसान का तो हाइट बहुत बड़ा है, नहीं, तो जब इंसान का हाइट बहुत बड़ा है तो मिरर क्या करेगा, ट्रीट कर लेता है कि सारा का सारा आपके शरीर में बहुत सारा पॉइंट्स है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन योर बॉडी, ठीक है ना। और उस तरह से हर एक पॉइंट का क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन करना चालू करेगा इधर, समझ रहे हो ना।
और इस तरह से हर एक पॉइंट का जब इमेज फॉर्मेशन होगा देने की फुल बॉडी का इमेज बन जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह से कितने भी बड़े भी ऑब्जेक्ट हो सकता है उसका इमेज बनता है। हर एक है ना, जितना बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसे मिरर क्या सपोज कर लेता है ना, दैट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। इस तरह से उसका इमेज का फॉर्मेशन होता है। कोई दिक्कत? समझ रहा हो ना? चलिए, हाँ समझा ना? कोई दिक्कत? अच्छा, 1 मिनट मिटा दिए। देखिएगा यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो देखो, याद करते चल जाना मेरे साथ साथ, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 1, इमेज जो बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है? लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या हो गया? लेफ्ट वाला जो होगा राइट साइड बनेगा, राइट वाला किधर बनेगा? लेफ्ट साइड बनेगा। कोई दिक्कत है ना? चलिए, तो पहला पॉइंट नंबर 1 ने क्या बताया? इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। पॉइंट नंबर 2, इसके बाद बोलिएगा कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। जैसे कि आप डेली खड़ा होते, जिसको आप लोग देख सकते हैं, जिसके इमेज को देख सकते हो अपने बिना स्क्रीन के, वहां पे जो भी इमेज बन रहा होगा कैसा होता है? वर्चुअल। नहीं समझ, जहां पे स्क्रीन लगाने की जरूरत पड़ेगा तो कैसा इमेज होगा? रियल होगा। कैसा होगा? जैसे कि सिनेमा हॉल में हो गया, या स्क्रीन लगाना पड़ता है तब हम देख पाते हैं जो भी एक्टर एक्ट्रेस होता है। नहीं तो हमें किस तरह का इमेज बन रहा होगा बोलिएगा? रियल बन रहा होगा, ठीक है ना? नहीं लेकिन जिसको देख पाते हो बिना स्क्रीन के, है ना, वहां पे इमेज कैसे बनता है? वर्चुअल। कैसे बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। समझे ना? हाँ, आज आया है, कल आया था। रुक जाए, डायरी में लिख लूं। आज क्या तारीख है? 26, 28 तारीख आ जाए। 27 ना है, कल ही आया था। कल ही आया था, रह दीजिए, देख लीजिए ना एक बार, देखिए तो खाली है। हाँ ये काम चल जाएगा आज भर तो, है ये कल ही ला दीजिएगा, ठीक है? पढ़ा रहे हैं अभी, चेंज ना है हमारे पास, आइए ना आपको। अरे आते हैं क्या, गलत जगह धरता है रे। चलिए, ए पॉइंट नंबर 1 बताओ। पॉइंट नंबर 1 में क्या बताया? इमेज कैसा होता है? पॉइंट नंबर 2 में कैसा होता है? जहां जो भी इमेज को तुम पर्दा पर देखते हो, स्क्रीन पर देखते हो, वहां पर रियल बनता है। और जिसको तुम ऐसा ही देख सकते हो, हमेशा कैसे बनता है? जैसे कि कार का साइड मिरर होता है, उसमें इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है, जिसको तुम देख पाते हो। क्या कहते हैं? चम्मच हो गया, चम्मच के अंदर तुम्हारा इमेज दिखता है ना, तो कैसा है इमेज बनता है? जिसमें पर्दा की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम देख पाते हैं, वर्चुअल हो गया। और जिसमें स्क्रीन की जरूरत पड़ता है वहां पे क्या बनता है? रियल बनता है। कोई दिक्कत है ना? चलिए, तब पॉइंट नंबर 2 क्या बताया गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। पॉइंट नंबर 3, हाँ, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों क्या होता है? सेम सेम होता है। पॉइंट नंबर 4, हाँ, दोनों का डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है। को देख, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, देखो ए लड़का एनसीईआरटी में तो करता है। देखो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, तो नहीं लिखा है कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना? तो देखो क्या क्या लिखा हुआ, लिखा होता है, देख लेते हैं एक बार, है ना? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज? इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होता है बोलिएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों का साइज क्या होगा? सेम सेम, है ना? द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों का सेम होगा। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। दोनों डिस्टेंस सेम होगा, है ना? फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। कैसा होता है बोलिएगा? लेटरली इन्वर्टेड होता है। हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड? अगर यही वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कर्व्ड हो जाता तब कैसा इमेज होता? तो इसका डिस्कशन हम लोग अब आगे करने जा रहे हैं, ठीक है ना? चलिए लेट अस एक्सप्लोर, इसके बारे में बात किया जाए। चलिए एक्टिविटी 9.1 देखो। एक्टिविटी 9.1 क्या कर रहा है? टेक ए लार्ज शाइनिंग स्पून, क्या ले लीजिए? लार्ज शाइनिंग स्पून ले लीजिए, है ना? ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। दोनों ही तरफ देखो तुम। कर्व्ड सरफेस मतलब कि
जिधर से बल्ब जिन रहा तो उधर भी देखो, जिधर बल्ब जौट रहा तो उधर भी देखो, ठीक है ना। तो देखोगे तो क्या तुम कुछ डिफरेंस नजर आएगा? बता सकता है कोई क्या डिफरेंस नजर आएगा? क्या डिफरेंस नजर आएगा? और कुछ नहीं। हाँ, एक साइड से बड़ा इमेज बनेगा तो दूसरे साइड से कैसे बनेगा? छोटा इमेज बनेगा। छोटा किस तरह से बनेगा? जिसमें बाहर की ओर फेंक रहा तो उधर में, कि जिधर धंसा हो रहा था उसमें बनेगा? इधर की ओर बनेगा। सही से बोलो। जिधर से बल्ब जो आउट रहता है उसमें छोटे छोटे बनेगा। जो आउटवर्ड रहता है ना, जैसे चम्मच इस तरह से है, चम्मच अगर इस तरह से है तो बल्ब आउट इधर वाला में देखोगे तो इधर में जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा? छोटा होगा। इधर वाला देखो तो इमेज क्या होगा? बड़ा होगा। क्यों? ऐसे इसलिए क्योंकि इधर वाला पार्ट जो है वो कनकेव मिरर की तरह ट्रीट करेंगे। किस तरह का काम होगा ये? कनकेव। इधर वाला कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। अब कॉन्वेक्स में जब भी इमेज बनता है तो क्या बनता है? छोटा बनता है। जैसे कि साइड व्यू मिरर जो गाड़ी वगैरह में होता है उसमें क्या होता है? इमेज छोटे छोटे का फॉर्मेशन होता है। और साइड व्यू मिरर में जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है आपका? कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स होता है सर, हो ना? नहीं तो बल्ब इन जिधर की ओर धसा हुआ पार्ट रहता है उसमें हमेशा क्या बनेगा? छोटा इमेज बनेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत सर? हो चलिएगा। सॉरी उल्टा बोला गया। बल्ब आउट वाला में छोटा बनेगा, बल्ब आउट में कैसे बनेगा? छोटा। बल्ब इन बना क्या बनेगा? बड़ा। पहले ही ना बोले थे। चलिए अब आगे बढ़िएगा, है ना। द कर्व्स, चलिए आगे बढ़िएगा। डू यू गेट द इमेज? क्या आपको इमेज मिलता है ना? इज इट स्मॉलर और लार्जर? तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन लार्जर भी हो सकता है और स्मॉलर भी हो सकता है। अंडरस्टूड है? किधर बड़ा होगा कौन किधर छोटा होगा, ठीक है। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर माउथ। अब तुम क्या करो, क्या स्पून को धीरे धीरे दूर लेके जाओ। तो दूर लेके जाओगे तो क्या होगा? बता सकता है कोई? और छोटा जाएगा और बड़ा तो चल जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि कौन से साइड से दूर आप कर रहे हो। जैसे में आ रहा है कौन से साइड से आप दूर कर रहे हो। अगर मान ले जाए कि बल्जिन वाला पार्ट से तरफ है, इस वाला पार्ट से अगर तुम दूर कर रहे हो, बल्जिन वाला पार्ट से अगर दूर किए जा रहे हो, इस तरह से आगे किए जा रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। इमेज का फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा, सर होना। लेकिन वो वाला जो बल्ज आउट वाला पार्ट है उसको से अगर तुम दूर करते जाओगे तो इमेज का फॉर्मेशन तो होता ही जाएगा और छोटा छोटा क्या हो जाएगा? पढ़ते जाएगा। इमेज का फॉर्मेशन ऑलवेज बनेगा, ऐसा नहीं कि कभी रुक जाएगा। उसमें इमेज का फॉर्मेशन हमेशा होता रहेगा, लेकिन एक ऐसा समय कभी भी इसमें बनना बंद नहीं होगा। बनेगा चाहे जितना छोटा बने, लेकिन इमेज बनता ही रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? आज जैसे दूर लेके जाओ उससे इमेज का साइज क्या हो जाएगा? छोटा होते चला जाएगा, लेकिन हाँ इमेज बनेगा ही बनेगा। कोई दिक्कत? समझ आया ना? लेकिन कॉनकेव वाला पार्ट की तरफ क्या होगा कि इमेज का फॉर्मेशन पहले तो बन रहा था, फिर एक समय ऐसा आएगा कि इमेज का फॉर्मेशन बनना बंद हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत? सर हो ना? चलिए हाँ, आज जैसे जैसे तुम दूर लेते जाओगे वैसे वैसे इमेज का साइज कॉनकेव वाला पार्ट में क्या होगा? बड़ा के छोटे चल जाएगा। बड़ा की छोटा हो जाएगा, बदला सेम रहते चल जाएगा। मैग्नीफाइड इमेज बनता जाएगा। जब मतलब कि साइज जो इमेज का रहेगा वो ऑलवेज इक्वल रहेगा, और जब बनना बंद हुआ तो कहानी खत्म, उसके बाद कुछ नहीं दिखा देगा। जब तक बन रहा था तब तक इमेज का साइज क्या रहेगा? सेम सेम। जब तक कॉनकेव वाला पार्ट की तरफ से इमेज बन रहा था तब तक इमेज का क्या रहेगा? साइज सेम सेम रहेगा। उसके बाद फिर बनना बंद हो जाएगा, ज्यादा दूर जाएगा फिर बनना बंद हो जाएगा। फोकल लेंथ जैसे ही पार होगा, आप समझाएंगे थोड़ा सा आगे चलेगा तो, है ना। ये तो पढ़े ही होगे आप लोग, ठीक है ना, कि जब ऑब्जेक्ट जो है ना, जानते ही होंगे कि जब ऑब्जेक्ट को, है ना, जब ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखा जाता है कॉनकेव मिरर के केस में, है ना, जब ऑब्जेक्ट को कहां फोकस और ये पोल, फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, इसका इमेज बड़ा बनता है और रियल बनता है, सॉरी वर्चुअल। बड़ा और कैसे बनता है? वर्चुअल। अब जैसा ही फोकस पे आना चालू हो जाएगा तो कैसा इमेज बनना चालू कर जाएगा? दूर हम दूर किए जा रहे हैं चम्मच को, जो भी स्पून उसको हम दूर किए जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा है कि फोकस पे आ जाएगा। तब फोकस पे आ जाएगा तो इमेज कैसे बनना चालू हो जाएगा? कैसा? रियल। रियल इमेज को देखने की क्या चाहिए हमको? स्क्रीन की जरूरत पड़ेगा, दिखाना बंद हो जाएगा। स्क्रीन लगाओ तब दिखा देने लगेगा। समझा कि नहीं समझा? ठीक है ना। यानी कि फोकस जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे दिखा देना बंद हो जाएगा नहीं। लेकिन हाँ, जब तक पोल और फोकस के बीच में तो हमेशा मैग्नीफाइड इमेज बनेगा और साइज क्या रहेगा? सेम सेम रहेगा। बात समझ में आया ना? अरे समझ में आया ना बात? चलिए और आगे बढ़िएगा, समझे वो बात? चलिए और आगे बढ़ा जाए। देखिएगा, रिवर्स द स्पून एंड रिपीट एक्टिविटी। हाउ डज द इमेज लुक्स लाइक नाउ? कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ऑन द टू सरफेसेस। दोनों तरफ जो बन रहा है इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करिए आप, ठीक है। कोई दिक्कत हो जाएगा?
है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून कुड बी कंसीडर्ड एज ए कर्व्ड मिरर। उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हो? कर्व्ड मिरर की तरह ट्रीट, स्फेरिकल मिरर की तरह ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है ना। अपना एनसीईआरटी देखते रहना, इन्हें की खाली इस पर देख रहे हैं, ठीक है ना। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर होता है बोलिएगा? स्फेरिकल मिरर होता है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स कैन बी कंसीडर्ड टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। अब देखिए स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है। द स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है? इसके लिए क्या करो कि हॉलो स्फीयर ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए बोलिएगा? दिस इज ए हॉलो स्फीयर। क्या लिया गया? एक हॉलो स्फीयर ले लिया जाए, ठीक है। अब इस हॉलो स्फीयर के छोटे से पार्ट को कट कर लो। हमने क्या किया? छोटे से पार्ट को क्या कर लिया? कट कर लिया। तो कट कर लिया तो देखो ये कटा हुआ पार्ट ऐसे नहीं बाहर आया। अब इसको पेंट करने का दो तरीका है ना, ठीक है। चाहे तो एक बच्चा क्या कर सकता है, इसको अंदर से पेंट कर दे। क्या कर सकता है बोलिएगा? अंदर से पेंट किया जा सकता है। या तो फिर एक और बच्चा क्या कर सकता है कि इसको पेंट जो है वो बाहर से कर दे। ये ना दो तरीका है, दो तरीका से पेंट करने का तरीका है। चाहे तो अंदर से पेंट किया जाए, बाहर से। तो जब अंदर से पेंट होता है तो ये जो यहां पे जो मिरर बना है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोला जाता है बोलिएगा? कॉन्वेक्स मिरर बोला जाएगा। बात समझ में आया ना? कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स। लेकिन यही जब बाहर से पेंट किया जाए उसको कौन सा बोला जाएगा? कॉनकेव मिरर। क्या बोला जाता है? कॉनकेव मिरर। केव, केव मतलब क्या होता है? गुफा। तो गुफा का जिसमें फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन सा होगा? कॉनकेव होगा। कोई दिक्कत? अगर तुमसे कोई पूछता है कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज इन होता है। ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज इन इज नॉन एज दी स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है उसको क्या बोला जाता है? स्फेरिकल मिरर। नहीं समझ आया? ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल इज नॉन एज दी स्फेरिकल मिरर। या तो ए मिरर विच इज ए मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ए मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ अ स्फीयर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। कोई दिक्कत? ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर कैन मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड हो सकता है, तो इनवर्ड जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको क्या बोला जाता है? कॉनकेव। जिसका इनवर्ड होगा उसको क्या बोला जाएगा? कॉनकेव बोला जाएगा, ठीक है ना। और जिसका आउटवर्ड रहेगा उसको क्या बोलते हैं बोलिएगा? कॉन्वेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स पार्ट बोला जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड दैट इज फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। अब देखो सेंटर ऑफ द स्फीयर, अब देखो जैसे देखिएगा सेंटर के बारे में डिस्कस करने किया जाएगा। आखिर सेंटर के बारे में देखो, यहां से क्वेश्चन पूछने का अब यहां से जो चांसेस बनेगा सबके सब इंपॉर्टेंट पॉइंट होते चल जाएगा। प्यार से देखते चले जाइएगा। जैसे देखिए अभी हम आपको बताए थे कि जो भी स्फीयर हो, जो भी स्फेरिकल मिरर होता है किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है ना। जैसे इस स्फीयर का थोड़ा सा एक पार्ट काट के निकाल दो, तो काट करके निकाल देते इसको इस तरह से रख दिया जाए, इसको पेंट बाहर से कर दिया जाए, ठीक है। इसका सेंटर किधर को होगा बताओ? इधर है किधर है? इधर होगा, ठीक है ना। यानी कि जिधर शाइनिंग सरफेस है इसका सेंटर उधर ही होगा जिधर क्या होगा? शाइनिंग सरफेस होगा। और इस तरह के मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिएगा? कॉनकेव। क्या बोला जाता है? कॉनकेव। नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ऐसा मिरर का नाम बताओ जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर या तो सेंटर उधर ही होता है इधर शाइनिंग सरफेस होता है। कौन सा? कॉनकेव हो गया। नहीं कोई दिक्कत? या तो फिर मान लीजिए सेम मिरर रख दो आप इस तरह से, इसको पेंट बाहर कहां से कर दो? अंदर से पेंट कर दो। तो बताओ इसका सेंटर किधर? उधर किधर हो जाएगा? सेंटर किधर? उधर किधर? ये सेंटर है कि ये मान लीजिए ओ लिख देते हैं, यहाँ पे ओडेस लिख देते हैं। सेंटर कौन है? ओ है कि ओडेस है? ओडेस। ओ अभी भी सेंटर कौन सा होगा? ओ। अगर कंफ्यूजन है तब तुम कोशिश करना डायग्राम बनाने का। क्या बनाने का? डायग्राम बनाने का, मतलब गोल बनाने की कोशिश करना है। तो जब गोल बनाओगे कैसे गोल बनेगा? ऐसे गोल बनेगा कि कोई ऐसे करके गोल बना देगा? बोलो किधर से गोल बन रहा है? किधर से गोल बन रहा है? इधर से ना गोल बन रहा है, तो जिधर से गोल बनेगा उधर ही सेंटर होगा। कंफ्यूजन ही ना होगा। जिधर से गोल बन जाएगा उधर ही सेंटर होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। नहीं तो बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि किसका किधर सेंटर होता है, किसका शाइनिंग सरफेस के तरफ होता है, किसका शाइनिंग पॉलिश पार्ट की तरफ होता है, ठीक है ना। सिर्फ आपको गोल बनाना है, ठीक है ना। जिधर से गोल बन रहा है उधर उसका क्या होगा? सेंटर होगा। कोई दिक्कत? जैसे देखो यहाँ पे अगर डायग्राम में बात किया जाए, ये देखिए इस डायग्राम में बताएगा इसका सेंटर किधर है? बाहर है किधर है? कहां होगा? यहां होगा। नहीं क्यों? क्योंकि जब आप गोल का फॉर्मेशन करोगे कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा।
लेकिन कोई कहता है नहीं सर इधर है, तो देखो तो गोल बन पाएगा कोई जन्म में? इस जन्म में तो नहीं बनेगा, अगला जन्म का पता नहीं, ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत है ना? यानी कि सेंटर कौन सा होगा? ये वाला सेंटर होगा, वो नहीं होगा, ठीक है? उस वाला मिरर के लिए बात करो, उसका सेंटर किधर होगा? इधर है किधर है? हाँ इधर है, ऐसे करके गोल बना इधर है ना गोल बनेगा, कोई दिक्कत? सही है ना? तो याद करने वाली बात है यहां से क्या चीज याद कर लो कि है ना, एक ऐसा मिरर जिसका सेंटर शाइनिंग सरफेस की तरफ होता है, तो कौन सा मिरर हो गया? कौन सा मिरर? जिसका सेंटर की तरफ होता है, तो कौन सा हो गया? शाइनिंग सरफेस की तरफ, तो कौन सा हो गया बोलिएगा? कॉनकेव हो गया, जैसे कि ये देख रहे हो, ठीक है? कोई दिक्कत? आज जिसका पॉलिश पार्ट की तरफ होता है कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स हो गया, कोई दिक्कत? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़िएगा, है ना? तो देखिएगा, अब आगे देखिएगा, इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर, ए स्फेरिकल मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर, उसको क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। द सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मिरर शोन इन द डायग्राम 9.1, जैसे यहां पे डायग्राम में देख सकते हैं, यू मे नोट दैट दीज डायग्राम्स दैट बैक ऑफ द मिरर इज शेडेड, बैक ऑफ द मिरर कैसा है? शेडेड मतलब क्या है? पॉलिश्ड पार्ट है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़िएगा, है ना? यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द सरफेस ऑफ द स्पून कार्व्ड इनवर्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू कॉनकेव मिरर, जो कार्व्ड स्पून का जो पार्ट जो इनवर्ड था, धंसा हुआ जो पार्ट था, वो किस तरह का पार्ट की तरह बिहेव करेगा बोलिएगा? कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना? है ना? एंड द सरफेस ऑफ द स्पून बल्ज आउटवर्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बी कॉन्वेक्स मिरर, इसको क्या समझा जा सकता है बोलिएगा? कॉन्वेक्स मिरर समझा जा सकता है, ठीक है ना? बिफोर वी मूव फर्दर ऑन द स्फेरिकल मिरर वी नीड टू रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। अब कुछ टर्म जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है ना, फोकल लेंथ क्या होता है, इस तरह से बहुत सारे टर्म्स है जिसके बारे में बात कर लिया जाए, ठीक है? चलिए, दीज टर्म्स आर कॉमनली यूज्ड इन द डिस्कशन अबाउट द स्फेरिकल मिरर, इसका यूज कहां पे किया जाता है बोलिएगा? स्फेरिकल मिरर। जब हम लोग पढ़ेंगे तो बार बार कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, कभी फोकस बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, जानोगे तब ना। चलिए अब आगे बढ़िएगा, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड द पोल। पोल, तो पोल क्या होता है? ये देखो, ये देखिएगा, ये देखो, अगर मान लो कि मिरर है इस तरह से, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इस कर्वेचर का कहीं ना कहीं क्या होगा? सेंटर होगा। इसका जो मिड पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिएगा? पोल। क्या बोला जाता है? यानी कि पोल एक ऐसा पॉइंट होता है ऑन द मिरर जो सीधे क्या होता है? बीचों बीच में होता है। क्या होता है? बीच में ही एकदम होता है। नहीं, द मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज द पोल। मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज द पोल। कोई दिक्कत? अब पोल को लिखा के जाता बोलिएगा पी से। अब ये पॉइंट पी कहां होता है? मिरर के सरफेस पर कि मिरर से बाहर होता है कि कहां पर होता है? मिरर के सरफेस पर होता है, ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। कोई दिक्कत? चलिए और आगे बढ़िएगा, है ना? चलिए देखिए, दीज टर्म्स आर कॉमनली यूज्ड इन द, है ना? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। तो पोल क्या हो गया? मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज द पोल, ठीक है ना? इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। अभी थोड़ा सा पहले बता रहे थे, कहां पे लाई करता बोलिएगा? ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है ना? द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। अब पोल को कैसे लिखा जाता है बोलिएगा? पी से। कैसे डिनोट किया जाता है? पी से। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए। The reflecting surface of a spherical mirror forms a part of the sphere. स्फेरिकल मिरर जो भी बनता है वो क्या होता है? किसी न किसी स्फीयर का एक पार्ट होता है। बात समझ आया ना? चलिए, दिस स्फीयर हैज ए सेंटर। अब भाई किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है तो वह स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा ना, यानी कि सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ बीच मिरर ये पार्ट, और उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है बोलिएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। सेंटर ऑफ द स्फीयर, फिर से एक बार सुनिएगा मेरी डेफिनेशन को, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ बीच मिरर इज ए पार्ट, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ बीच मिरर इज ए पार्ट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिखा जाता है बोलिएगा सी से। कैसे लिखा जाता है बोलिएगा? सी से, इसलिए डिनोटेड बाय लेटर सी। कोई दिक्कत? चलिए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। और इसको कैसे दिखाया जाता है बोलिएगा?
सी से दिखाया जाता है। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ द मिरर। वो मिरर का पार्ट नहीं होता, बल्कि किसका पार्ट होता है? वो किसका होता है? स्फीयर का होता है। किसका होता है? क्योंकि उसका में से काटा हुआ पार्ट होता है, तो दैट इज ए पार्ट ऑफ द स्फीयर, नॉट द मिरर। कोई दिक्कत? चलिए, है ना। द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर लाइज फ्रंट ऑफ इट। अब देखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे सेंटर के बारे में बात कर रहे थे। द सेंटर ऑफ कर्वेचर शाइनिंग सरफेस की तरफ होता है। कौन सा मिरर का? किसका होता है? कॉनकेव का होता है। कॉन्वेक्स का उल्टा तरफ होता है, ठीक है ना। चलिए, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लाइज ऑन फ्रंट ऑफ इट, हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कहां होता है ये? जैसे देखो, अभी थोड़ा देर पहले बताया है ना, जैसे देखिएगा, देखो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव हो गया। तो इसका सेंटर किधर होगा? शाइनिंग सरफेस की तरफ होगा। ये हो गया सी। कोई दिक्कत है? आइए, अगर कॉन्वेक्स बना दिया जाता, यदि क्या बना जाता बोलिएगा? देखो कॉन्वेक्स मिरर हो गया, तो इसका सेंटर कहां होगा? उधर किधर? कंफ्यूज नहीं होना, इधर से गोल बनाओ तो बनेगा कभी जन्म में? इस जन्म में नहीं बनेगा, तो इसलिए चुपचाप इधर ही होगा। किधर होगा? इधर ही होगा, क्यों? इधर ही ना गोल बन जाएगा। जिधर से गोल मिलेगा उधर ही सेंटर होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो एक आ रहा है बिहाइंड ऑफ इट। इसमें क्या देख रहे हो कि बिहाइंड है, शाइनिंग सरफेस के किधर है? बिहाइंड है। इसमें किधर है? शाइनिंग सरफेस के तरफ है। बात अंतर बुझा दोनों में, ठीक है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, हाउएवर दिस लाइज बिहाइंड द, हो गया। यू मे नोट दिस इन फिगर 9.2a। 9.2 जिस पर पीछे जो दिया गया था 9.2a, देखो किधर है? 9.2a किधर है? हाँ, 9.2a देखिए, ठीक है ना। तो 9.2a में देखोगे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है? ये कौन सा मिरर है बोलिएगा? कौन सा है? कॉनकेव हो गया, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया बोलिएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कोई डाउट? चलिए और आगे बढ़िएगा, है ना। चलिए, इट इज कहां गया? द रेड इट लाइज बिहाइंड द, इन केस ऑफ, यू मे नोट दिस इन फिगर, the radius of curvature of which the reflecting surface of the spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror। the radius of curvature क्या हो गया? सेंटर से, जैसे रेडियस ऑफ, अगर बात किया जाए सेंटर, जैसे सर्कल का रेडियस, तो सर्कल का रेडियस मतलब क्या होता है? सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस, सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे देखो ये तो हो गया सेंटर, अब इस सेंटर से इसका डिस्टेंस हर जगह क्या होगा? सेम होगा। क्या गलत कहा जा रहा है? हर जगह डिस्टेंस सेम होगा। लेकिन स्टैंडर्ड डिफिनेशन के लिए देने के लिए अगर बात किया जाएगा तो सेंटर से पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस। एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन देने के लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत? लेकिन ये सारा का सारा डिस्टेंस क्या दिया गया? सेम, सबके सब रेडियस है, नो डाउट। यानी कि एक स्फेरिकल मिरर हैज इनफिनिट नंबर ऑफ रेडियस, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा अच्छा देखने के लिए हम लोग डिफिनेशन में क्या लिखते हैं बोलिएगा? कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द पोल। बात अंडरस्टूड है? पोल मतलब कहां पर है? ऑन द कर्वेचर, है कि नहीं? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस। लिखा कैसे जाता है रेडियस को बोलिएगा? कैपिटल आर से। कैसे लिखा जाता है? कैपिटल आर से। कोई दिक्कत? चलिए, radius of curvature, it is represented by the letter r. You may note that the distance pc is equal to the radius of the curvature is equal to the distance pc देखो कहां पर लिखा गया है, देखो इधर फिगर में देख सकते हो pc, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। Imagine a straight line passing through the pole and the center of curvature of the spherical mirror. This line is called the principal axis. Principal axis क्या होता है? कि एक ऐसा imaginary line जो कहां से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से किधर ज्वाइन करेगा? पोल से। एक ऐसा लाइन सेगमेंट या तो एक ऐसा लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और कहां जाता है? उल्टा लिखा गया, ठीक है ना। ये हो गया सी और ये क्या हो गया बोलिएगा? पी हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। कोई दिक्कत? सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़िएगा, है ना। इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror. This line is called the principal axis. इसी को हम क्या बोलते हैं बोलिएगा?
प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। रिमेंबर दैट द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना, क्या बोला गया देखिएगा, दिस इज रिमेंबर दैट द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। तो देखो क्या होता है, जो एक्चुअली में तुम लोग पढ़े होगे इस तरह से, है ना, पढ़े होगे कि है ना, देखिए ये थ्योरी में पढ़ना 10th क्लास के ज्योमेट्री में कि रेडियस रेडियस और ये टेंजेंट एक दूसरे का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो देखो ये जो बोला जा रहा है यहां पर अगर बात किया जाएगा, जो देखो ये लिख रहा है रिमेंबर दैट द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट हिज पोल। इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब क्या करना चाह रहा है ना, ये तो हम लोग जानते हैं। जैसे देखिएगा अगर मान लिया जाए, बात किया जाए कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, तो ये हो गया इसका क्या चीज बोलिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये हो गया क्या चीज, सेंटर है, क्या हो गया बोलिएगा, पोल। तो क्या यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, क्या इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो पोल पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस इज परपेंडिकुलर एट द पोल, परपेंडिकुलर है ना, इज परपेंडिकुलर एट द पोल। क्यों, क्योंकि जब टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस थ्योरी से जैसे वहां पढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िएगा, अब आगे बढ़िएगा। Let us understand an important term related to the mirrors through an activity। एक और एक्टिविटी से देखेंगे, कुछ और समझेंगे। ये देखिएगा, तो यहां से हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहली बात कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ए मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ अ स्फीयर इज नोन एज द स्फेरिकल मिरर। नहीं कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्फेरिकल मिरर कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, कॉनकेव और क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है ना। कॉनकेव जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज इन रहता है उसको क्या बोला जाता है, कॉनकेव। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउट होता है उसको क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या हो गया कि सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पोल, तो पोल मतलब क्या होता है, कर्वेचर के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल लिखा के जाता है पी से। उसके बाद देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या हो गया, सेंटर से पोल के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, पोल, कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग देखें प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, बोलिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने के बाद बनता है। नहीं, उसके बाद हम लोग यह देखे कि प्रिंसिपल एक्सिस पोल पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि टेंजेंट जब ड्रा किया जाएगा एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई डाउट, चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया, यहां तक कोई डाउट नहीं ना।